देखिए देखिए बच्चों, हिंदुस्तान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अक्षय कुमार पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं हम लोग शब्द रूप प्रकरण में। शब्द रूप प्रकरण में हम लोग क्या सुबंत के विषय में पढ़ लिए थे। क्या जाने थे हम लोग कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्तियों में रूप बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, सुप कहते हैं, ठीक है। और इन सुप प्रत्ययों के योग से बनने वाले रूप को सुबंत कहा जाता है। चलिए आइए जानते हैं कि सुबंत के प्रकार कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह दो प्रकार का होता है, ठीक है। अब पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, देखिए पहला आपका हो गया क्या भाई, अजंत अथवा स्वरांत, हलंत अथवा हलंत अथवा व्यंजनांत। तो स्वरांत, स्वर को आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत में स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो उसमें स्वर को अच कहा जाता था और हल को व्यंजन को हल कहा जाता था। इतनी बातें तो आप भली भांति पढ़े ही होंगे, इतनी बातें तो आप पढ़े होंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे पहला अजंत के विषय में। लिखेंगे अजंत अथवा स्वरांत, ठीक है। अजंत और स्वरांत क्या है, देखिए अजंत और स्वरांत क्या है। कह रहे कि संस्कृत व्याकरण में स्वरों को संस्कृत व्याकरण में स्वरों को अच कहते हैं, अच कहते हैं, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में स्वरों को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। अतः लिखेंगे इसमें कि अतः अतः जिन शब्दों के अंत में, किस भाई, जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, अ आ छोटी ई औ आए तो, ठीक है, आए तो इन्हें अच स्वर में से, में कोई भी स्वर हो तो, में कोई भी स्वर हो तो, ठीक है बाबू, कोई भी स्वर हो तो उन्हें अजंत अथवा उन्हें स्वरांत कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जानेंगे कि अजंत अथवा स्वरांत के भेद कितने होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अजंत अथवा स्वरांत के तीन भेद होते हैं। एक होता है अजंत पुल्लिंग, एक होता है अजंत स्त्रीलिंग और एक होता है अजंत नपुंसकलिंग। तो चलिए आइए इन सब को पढ़ लिया जाए। तो पहला हमारा मुख्य, पहले इनके प्रकार लिखेंगे, हेडिंग रहेगा। देखिए बाबू, अजंत अथवा स्वरांत के भेद लिखेंगे कि ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है अजंत पुल्लिंग,
और दूसरा आपका होता है अजंत स्त्रीलिंग और तीसरा होता है आपका नपुंसकलिंग होता है। ठीक है, अब आगे देखिए बाबू, अब हम लोग जानेंगे कि अजंत पुल्लिंग क्या होता है, अजंत स्त्रीलिंग क्या होता है और अजंत नपुंसकलिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए उसको जानते हैं। देखिए अजंत का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, इसका विखंडन करके देखें तो पहले आपका आता है अच आता है, ठीक है, धन आता है अंत। ठीक है, अब इन दोनों के परस्पर मेल से ही अजंत का निर्माण होता है। कैसे? क्योंकि ये हमारा स्पर्श व्यंजन अगर आप 9th में पढ़े होंगे, ठीक है, 10th में भी है, संस्कृत में अगर पढ़े होंगे तो च वर्ग का तीसरा वर्ग क्या होता है, ज होता है। ठीक है, तो जो च वर्ग का प्रयोग होगा वो ज यहाँ पर बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे है। अब देखिए इसके विषय में मैं आगे बताऊं कि वे पुल्लिंग लिखेंगे कि वे पुल्लिंग बोधक शब्द जिनके अंत में बोधक शब्द जिनके अंत में कोई भी अच स्वर ठीक है बाबू, कोई भी अच स्वर हो उन्हें क्या बोलते हैं, अजंत पुल्लिंग स्वर बोलेंगे। ठीक है, जैसे में मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे में, ठीक है, जैसे मैं बताऊं देव, राम, ठीक है, हरि, गुरु, ठीक है, इत्यादि, ये सब क्या है, अजंत के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अब हमारा इस अजंत स्त्रीलिंग क्या होता है इसके विषय में अब जानेंगे हम लोग। देखिए छोटू, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, दूसरा हमारा क्या है टॉपिक, अजंत स्त्रीलिंग। 3 भेद है ना, मैंने पहला बताया अजंत पुल्लिंग, दूसरा बताया अजंत स्त्रीलिंग बताने जा रहा हूँ, उसके बाद नपुंसक वाला बताऊंगा। ये देखो, जैसे हमने उसका विषय किया था वैसे ही है। ठीक है, अब इसकी क्या है कि वे स्त्रीलिंग बोधक शब्द जिनके अंत में कोई भी, ठीक है बाबू, क्या कह रहा है कि कोई भी हो, कोई भी स्वर हो, ठीक है, लिख रहा है कि कोई भी अंत में, ठीक है, कह रहा है कि जिनके अंत में कोई भी अच स्वर हो, कोई भी, ठीक है बाबू, लिखेंगे कोई भी अच स्वर, ठीक है, कोई भी अच स्वर हो उन्हें अजंत स्त्रीलिंग स्वर कहेंगे। जैसे में दर्शा लें हम लोग, क्या कह रहा है भाई, जैसे में लता, ठीक है, रमा, राम हो जाएगा, रमा, सीता, ठीक है, गीता, नदी, वधु, ठीक है, इत्यादि। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है तीसरा नंबर आपका है, तीसरा है आपका अजंत नपुंसकलिंग, अजंत
नपुंसक लिंग। ठीक है, आइए इसके विषय में जानते हैं कुछ। क्या है भाई? कह रहा है कि जिन नपुंसक जाति का बोध शब्दों के अंत में, ठीक है, लिखेंगे कि जिन नपुंसक जाति का बोध शब्दों के अंत में अच या स्वर हो, अच या स्वर हो, तो उन्हें भी क्या बोलेंगे? नपुंसक लिंग बोलेंगे। जैसे में हमारा हो जाएगा आपका फल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। फल के बाद वारी हो जाएगा, उसके बाद से मधु हो जाएगा ना भाई, पुस्तक हो जाएगा ना। ठीक है, पुस्तक, उसके बाद से पत्र हो जाएगा ना, बताइएगा। इत्यादि ये सभी क्या है? नपुंसक लिंग का मतलब क्या? जिसमें जाति भेदभाव ना हो, वही क्या है भाई? नपुंसक लिंग है। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ लिए थे, ये अजंत अथवा स्वरांत पढ़े थे। अब हम लोग जानेंगे भाई हलंत। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे हलंत और इसके विषय में। क्या? हलंत और व्यंजनांत। देखिए बाबू, इसको आगे देखिए। अब इस टॉपिक में हलंत का हम लोग विच्छेद करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ये होगा, आप लोग तो संधि पढ़े होंगे तो जानते होंगे, हल और धन अंत। क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा आपका हलंत। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, विसंगतियां हैं, इसमें जाना ही है। कह रहे हैं कि इसमें होगा भाई कि संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों को हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण व्यंजनों को हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए आगे इसमें कह रहे क्या था? जिन शब्दों के अंत में व्यंजन अथवा हल हो उन्हें हलंत या व्यंजनांत कहते हैं। कह रहे कि जिन शब्दों में, लिखेंगे यहाँ पर भाई, अतः जिन शब्दों में, जिन शब्दों के अंत में, ऐसे लिखो तो अच्छा रहेगा, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन अथवा हल हो उन्हें हलंत अथवा व्यंजनांत कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? सभी को क्लियर भाई? इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। इसके भी 3 भेद है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, ये 3 प्रकार के हैं। ये यहाँ पर ये कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार
के हैं। ठीक है, आइए अगले। आइए, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपको मैं बताऊं, पहला जो होता है वो होता है हलंत पुलिंग। हलंत पुलिंग। दूसरा जो होता है हलंत स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये अंगा होगा ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। देखिए तीसरा जो होगा बाबू, वो होगा आपका हलंत नपुंसकलिंग होगा। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए मैं एक बार और आपको बता दूं, जितने 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही सहायता रहेगा, सहायतामंद होगा। चलिए आइए पहला देखते हैं आपका टॉपिक। देखिए हलंत पुल्लिंग ऐसे भी लिखा जाएगा, वैसे भी लिखा जाएगा, दोनों तरफ से भी लिख सकते हैं। देखिए हलंत पुल्लिंग की विशेषता क्या है? कह रहे कि जिन पुरुष जाति बोध शब्दों के अंत में हल वर्ण या व्यंजन वर्ण हो, ठीक है, उन्हें ही व्यंजन हलंत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको लिख करके समझते हैं। ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा ही समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। कह रहे कि जिन पुरुष जाति बोधक, ठीक है, जाति बोधक शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में हल वर्ण या व्यंजन, हल वर्ण या व्यंजन हो, ठीक है, उन्हें ही हलंत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में समझ लीजिए, उदाहरण से विद्वश, ठीक है, राजन, और तीसरा जो आपका होगा साम्राज्य, ठीक है, भवत, भवत गच्छत, ठीक है बाबू। चलिए अब आगे देखिए, अगला जो आपका टॉपिक है दूसरा, वो है हलंत स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला है ये आपका हलंत स्त्रीलिंग। इसको देखिए, कह रहे कि जिन स्त्री जाति बोधक शब्दों के अंत में, जिन स्त्री जाति बोधक शब्दों के अंत में, बोधक शब्दों के अंत में, ठीक है बाबू, हल वर्ण या व्यंजन वर्ण हो, हल वर्ण हो या व्यंजन वर्ण, ठीक है, व्यंजन वर्ण हो, उसे क्या बोलेंगे? हलंत स्त्रीलिंग बोलेंगे। जैसे में क्या हो जाएगा बाबू, इसका उदाहरण समझ लीजिए, सरित आ जाएगा यानी तालाब, सरित, समिध आ जाएगा समुद्र, समुद्र की परिभाषी है, सम्मद आ जाएगा समानता, संपद, संपद तो धन के परिभाषी है,
फिर से दिस आ जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या होंगे, आपके स्त्रीलिंग व्यंजन होंगे, हलंत होंगे। अब अंतिम इसका है जो, उसको देख लीजिए। अंतिम जो है वो क्या कह रहा है, क्योंकि इसको नहीं देखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखिए, अंतिम है जो हलंत नपुंसकलिंग, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह दर्शा रहा है कि जिन नपुंसक बोधक शब्दों के अंत में, ठीक है, शब्दों के बोधक शब्दों के अंत में हल वर्ण या हल वर्ण या व्यंजन हो, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, नपुंसक, हलंत नपुंसक बोलेंगे। जैसे में अंतिम में समझिए, महत, ठीक है, मनुष्य। आप लोग के लिए रात में 11-12 बज रहा है, शूट किया जा रहा है कि भाई किसी भी बच्चे को कहीं से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ से जैसे मिल जाए आपको नियम, उसको तैयार कर लेना है। और कल मैं जो अजंत पुल्लिंग लिंग में अकारांत में बालक का रूप, राम का रूप, ठीक है, और इकारांत पुल्लिंग में कवि का रूप और हरि का रूप बताऊंगा। तो इसको हम लोग कल अगले टॉपिक में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक करें, और बाकी सब मैं कुछ नहीं कह सकता। चैनल पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हिंदुस्तान क्लासेस पे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद है।